हेलो एवरीवन। तो आज क्वेश्चन नंबर इरोडो का 1.146। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से है अगर मैं ये बात करूं तो इस मतलब यार ये ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस बहुत पूछता है, मतलब जो देखने में बहुत डरावने हो लेकिन एक्चुअल में वो डरावने ना हो ऐसे भी पूछता है। प्लस एक्चुअल में होता क्या है, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम। क्यों मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत तवज्जो देता हूँ। एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम जो है ना, हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कोई जनरली जो एग्जाम्पल्स क्लास में लेते हैं तो उसमें कोई अजीबोगरीब बॉडी नहीं होती है। और या यूँ कहो कि उस जिस समय हम ये पढ़ते हैं उस समय हमें उस चैप्टर का नाम पता होता है कि यार ये अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये अगर बीचों बीच आता है जिसमें आपको पता ना हो कि क्या अप्लाई करना है तो ये फील देता है जैसे कि ये रोटेशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि साफ समझ, और रोटेशन में भी सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन कई लोग छुड़वा भी देते हैं कि रोटेशन अबाउट ये पॉइंट है, इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ सिलेबस में सिर्फ एक्सेस है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऊपर से रोलिंग वोलिंग का भी लफड़ा इसमें दिया गया है। इसमें यह भी बोला गया है विल रोल विदाउट स्किडिंग, रोल्स यूनिफॉर्मली। अब जहाँ रोलिंग वर्ड आता है वहाँ लोगों के दिमाग में सीधा सीधा CRTM ही जाता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नज़रिए से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक, अब इसमें दिया क्या क्या गया है? इसमें दिया गया है बच्चों कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस यहाँ से L है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, मतलब OC जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पे। तो पूछा गया पहली बार में द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा कोण A पर अगर ओमेगा की वैल्यू दे दी गई है। तो भैया ऐसा है ना कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के मोशन को विजुलाइज करूं बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन एक सिंपल एक सर्कुलर मोशन है और वो सर्कुलर मोशन L रेडियस पर हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। चेक कर लीजिए भाई, यही है। ठीक, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। चाहे तो आप इस सेंटर ऑफ मास के रोटेटिंग फ्रेम में चले जाएं और चाहे आप ग्राउंड फ्रेम में करें, दोनों केस में आसान ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बार FBD बना देते हैं इन रोटेटिंग फ्रेम, या यूं कहें कि सेंटर ऑफ मास का फ्रेम कोई भी आप जा सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना भाई लोग, है ना। ये है कोन की सरफेस। ये बनाना क्यों जरूरी है भाई? ये बनाना इसलिए जरूरी है ताकि मैं नॉर्मल का डायरेक्शन दिखा सकूं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस साइड आएगा। ये हो गया भैया फ्रिक्शन, और सेंट्रिफ ये हो गया mg, और ये हो गया ml ओमेगा स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है? द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कोन। अब स्टैटिक वर्ड क्यों यूज किया गया? सर बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया गया? नहीं जी, रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो स्टैटिक ही होगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों आप इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन उसमें n आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो बढ़िया तरीका बताइए क्या है? mg तो नोन है, ml ओमेगा स्क्वायर भी नोन है, तो इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेते हैं फ्रिक्शन के अलावा। तो इस डायरेक्शन में तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? ml ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा आएगा प्लस mg साइन अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? जरा इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लीजिए इस डायरेक्शन के अलावा। तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे और क्या लिखेंगे सीधा। तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है जी की जरूरत नहीं है, जी साइन अल्फा प्लस L ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा। ये है फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक। अल्फा वगैरह की वैल्यू आप चाहें तो रख दीजिएगा, आपकी मर्जी है, और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं तो आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं वेरिएबल के टर्म्स में ही आंसर निकालने पर यकीन करता हूं। अब है बी, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ओमेगा द कोन ए विल रोल विदाउट स्लाइडिंग इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स कर दिया भाई लोग, है ना। अब और मजेदार क्वेश्चन बना, मेरा तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन अब ये हो गया है। कैसे बताता हूं कैसे हो गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बी पार्ट जरा और इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा ध्यान से भाई क्या हो रहा है। बी पार्ट, ये कोन की सरफेस है,
जो नीचे ऐसे रखा हुआ है उसकी सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो है mg, फिर और क्या है कि नॉर्मल, कि नॉर्मल कितने एंगल पर है गुरुजी, कि नॉर्मल जो है वो अल्फा एंगल पर है भैया, वर्टिकल से, ठीक, बढ़िया जी। कि और क्या है जी, कि और है म्यू एन, यहाँ पर म्यू एन मतलब के एन, यहाँ पर के बोला गया है, ठीक। और क्या है जी, और है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चों, के एन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो फ्रिक्शन फोर्स इससे छोटा ही होगा। अच्छा, रिजल्टेंट का ये एंगल अगर मैं बात करूँ वर्टिकल से, क्योंकि ये पूरा एंगल तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, लैम्डा माइनस एल्फा, बचा कि नहीं बचा है, ठीक। इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब कितने फोर्स बचे, 3, अंडर 3 फोर्सेज, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा क्लोज ट्रायंगल बनाना चाहिए, ए हो गया एम जी, ठीक, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, अभी ध्यान से सुनना, अब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्ट मतलब तीसरा जो फोर्स है वो लिमिटिंग केस में तो ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एम जी लिमिटिंग केस में ये होगा, और ये एंगल लैम्डा माइनस अल्फा होगा, अदरवाइज ये फोर्स इससे तो छोटा ही होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम नहीं है तो ये फोर्स छोटा होगा, ये फोर्स छोटा होगा तो ये वाला लैम्डा भी छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं हो जाएगा, तो ओमेगा इससे कम में काम चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो ओमेगा आ रही है वो मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा आ रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने कोशिश की तो इससे ज़्यादा हमें ये एंगल और बढ़ाना पड़ेगा, ये एंगल और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये लैम्डा से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने लैम्डा क्या लिया बच्चों, tan इनवर्स व्यू, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से जो ओमेगा आएगी वो मैक्सिमम आएगी, इससे कम होगा तो आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम कहेंगे आंसर आ चुका है हमारा, वो क्या, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इज 10 लैम्डा माइनस अल्फा, वेयर 10 लैम्डा इज म्यू। आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बच्चों, है ना। तो एम जी अपॉन एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये है इसकी वैल्यू। बस इसमें एक चीज है, आर की जगह एल होगा बच्चों, ये एल होगा, ठीक है बच्चा, देख लीजिए भाई। अब आपको पता वैल्यूज तो सब पता ही रहते हैं, इसमें तो कुछ बचा नहीं। तो ये है कि आखिरकार मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो बात की गई है वो कितना लगेगा, ये उसकी बात है। तो 10 जी आर, जी अपॉन आर आएगा शायद, हाँ जी आर क्यों आएगा भाई, जी 10 लैम्डा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू तो एल है भाई, ठीक। तो ये है आंसर, वाह, देख लीजिए भाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो लिमिट भी बता सकते हैं, इससे छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ये रहा आंसर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 10 लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, तो वो वैल्यू भी आप डाल सकते हैं और आंसर पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में मतलब मैं यही बोलूँगा, तो दो चीज़ें सीख सकते हैं अगर मैं सीखने की बात करूँ, एक एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम पर फोकस करना चाहिए, दूसरा हमको आप ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पे कोशिश करनी चाहिए, और तीसरा हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें अगर ये पता होंगी तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए साहब, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।